हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ग्रो। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 2 अपलोड किया था। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का तीसरा पार्ट अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ जो अपना स्ट्रेस और स्ट्रेन चैप्टर है उसमें अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट मटेरियल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के सामने जो सबसे पहला कर्व है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेन की वैल्यू लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस की वैल्यू लेते हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखो, ये जो डार्क पोर्शन हो रहा है, इस डार्क पोर्शन में हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में स्ट्रेन तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, केवल स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ऐसा मटेरियल जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन जनरेट नहीं होता है, केवल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली रिजिड या आइडियल रिजिड मटेरियल, हम इस टाइप के मटेरियल को बोलते हैं। तो ऐसा ग्राफ या ऐसा कर्व जिसमें स्ट्रेन बिल्कुल भी जीरो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है और स्ट्रेस की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो इस टाइप के मटेरियल को हम परफेक्टली रिजिड या आइडियल रिजिड मटेरियल बोल सकते हैं। अब देखिए, ये जो आप यहाँ पे सेकंड कर्व देख रहे हैं, ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है, लेकिन आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये ऐसा मटेरियल है जिसमें स्ट्रेस तो बिल्कुल जनरेट नहीं हो रहा और केवल क्या जनरेट हो रहा है? केवल यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा किस में होगा? फ्लूइड में। और फ्लूइड में भी सभी में नहीं, कुछ ना कुछ तो होता है। तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। अब देखिए, जो अपना तीसरा ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू लीनियरली बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? लीनियरली बढ़ रही है। तो ऐसे मटेरियल जिनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू लीनियरली बढ़ती है, तो इस टाइप के कर्व को या इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। मतलब कि ये जिस मटेरियल के लिए उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। और इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ नंबर का अपना जो ग्राफ है या कर्व है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। आप यहां पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट तक तो ये मेरा ग्राफ कैसा है? इलास्टिक। कैसा है? इलास्टिक। उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट रखूंगा तो भी मेरा मटेरियल क्या हो रहा है? स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। और ऐसा तो हमने माइल्ड स्टील के ग्राफ में पढ़ा था कि जब ऐसी कंडीशन आती है तब कौन सी जोन में चला जाता है? वो प्लास्टिक जोन में चला जाता है। तो इस ग्राफ का क्या नाम होगा? इलास्टोप्लास्टो ग्राफ होगा। और जो मटेरियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टोप्लास्टो मटेरियल। अब देखिए, अपना जो लास्ट कर्व है उसको आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये इसकी तरह दिख रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये इलास्टिक जोन में है, तो हम इसको बोलेंगे इलास्टो। अब देखिए, यहाँ पे ये प्लास्टिक जोन में भी है, साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है? स्ट्रेन हार्डनिंग। अगर आपको याद हो, माइल्ड स्टील के कर्व में क्या हुआ था कि पहले प्लास्टिक जोन में गया था, उसके बाद फिर से उसमें स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज होने लगी थी, तो इस जोन को हमने स्ट्रेन हार्डनिंग कहा था। तो हम इसको क्या कहेंगे? इलास्टोप्लास्टो विद स्ट्रेन हार्डनिंग। तो ये हमारे कुछ मटेरियल्स के लिए कुछ ग्राफ थे जो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो अब हम अपना टॉपिक को आगे की तरफ लेके चलते हैं। अब हम बात करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। तो देखिए, अगर मैं हुक्स लॉ की बात करता हूं तो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट में हमने माइल्ड स्टील का कर्व पढ़ा था जो कि कुछ ऐसा था। ओके, तो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या होता है? हुक्स ने क्या बताया कि विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा ई। तो ये कांस्टेंट आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई स्ट्रेन। तो इसको तो हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होगी। यदि आपको पता हो कि स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जो अपने पास न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और आपको पता है कि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है E को हम क्या बोलेंगे? E को हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ
इलास्टिसिटी, और इसको भी हम किस में मेजर करेंगे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में जनरली हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन ए, मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। मान लीजिए अपने पास कोई बार है, स्ट्रेट बार है जिसकी लेंथ कितनी है, L। तो अगर मैं इसको इस हुक्स लॉ से कुछ रिलेशन लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, मैं सिग्मा की जगह लिख दूंगा P अपॉन ए, और स्ट्रेन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डेल अपॉन एल, और ई की जगह मेरा क्या आ जाएगा, ई। अगर मैं यहां से डिफॉर्मेशन की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। तो जब कभी भी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफॉर्मेशन की बात करेंगे तो जो जनरल फॉर्मूला होता है अपने, वो क्या होता है, डिफॉर्मेशन इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। पी यहाँ पे क्या है, फोर्स, एल क्या है, उस मटेरियल की लेंथ, ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ई क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उम्मीद है आपको हुक्स लॉ समझ में आया होगा। हुक्स ने क्या बताया कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर जो कांस्टेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, पी एल अपॉन ए ई। अब हम कुछ और सीखेंगे। तो देखिए, तो यह अब हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे कि स्टिफनेस को हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, और फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं स्टिफनेस का मतलब। तो स्टिफनेस का मतलब क्या है, स्टिफनेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी यदि हम 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना चाहें। तो 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जितने फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, या हम बोल सकते हैं कि पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितने फोर्स की ज़रूरत पड़ती है वो हमारा क्या होता है, स्टिफनेस। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि 1 यूनिट फोर्स से कितना डिफ्लेक्शन हमारे पास आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम इसी डेफिनेशन के बेस पे हम स्टिफनेस की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे, हमें क्या चाहिए कि 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट में, या 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन में कितने फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रख दूंगा तो हमें फोर्स की वैल्यू कितनी निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 1 रखने पे, तो देखिए 1 यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए हमें फोर्स की जो ज़रूरत पड़ेगी वो कितनी हो जाएगी, वो अपने पास हो जाएगी। तो 1 यूनिट के लिए ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी जगह 1 लिख दूं तो फोर्स कितना हो जाएगा, ए ई अपॉन एल। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टिफनेस। अगर हमें स्टिफनेस निकालना तो वो क्या होगा, ए ई अपॉन एल। अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि 1 यूनिट फोर्स से हमारा कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो मैं फोर्स की जगह 1 रखूंगा तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, एल अपॉन ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल्स टू एल अपॉन ए ई। तो आपको समझ में आया होगा कि ए ई अपॉन एल तो क्या होगा, स्टिफनेस होगा, और एल अपॉन ए ई क्या होगा, अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी होगा। अब हम क्या करेंगे, डिफॉर्मेशन देखेंगे डिफरेंट टाइप्स की बार्स के लिए। तो आइए देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की जो बार है उनमें कितना एक्सटेंशन होगा यदि हम उस पर पी फोर्स अप्लाई करते हैं। तो वो पी फोर्स अपना कंप्रेशन फोर्स भी हो सकता है, और पी फोर्स अपना टेंसाइल फोर्स भी हो सकता है। अगर कंप्रेशन फोर्स होगा तो उसकी लेंथ में डिक्रीज होगा, और अगर वो टेंसाइल फोर्स होगा तो उसकी लेंथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले हम सर्कुलर टेपरिंग बार की बात करते हैं। तो देखिए, सर्कुलर बार कैसी होगी, जिसकी डायमीटर क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके डायमीटर को हम D2 मान लेते हैं। उसके बाद इसकी डायमीटर कुछ टाइम बाद इसकी कितनी हो गई, डायमीटर D1 हो गई L लेंथ पे। यदि हम इस टाइप की बार पे, या इस टाइप की टेपरिंग बार पे जो सर्कुलर है, अगर इस पे मैं पी फोर्स अप्लाई करता हूं तो इसमें जो होने वाला डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, 4PL अपॉन पाई ई D1 D2, जहाँ पे 4 अपने को P की जो वैल्यू है वो हमें गिवन रहेगी, या L है जो अपने पास जो बार है उसकी लेंथ रहेगी पाई ई, और D1 D2 क्या है, जो यहाँ पे ये D1 इसकी डायामीटर है दोनों सेक्शन पे। एंड सेक्शन पे जो डायमीटर है उसको हम क्या बोलेंगे, D1 D2। उसके बाद दूसरी जो बार है वो हमारे पास बार है रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार। वो सर्कुलर थी, ये कैसी है,
रेक्टेंगुलर। अब इसमें आप क्या देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो तो ओवरऑल सेम है। यहाँ पे देखिए ये टी थिकनेस है, यहाँ पे भी पूरे सेक्शन पे थिकनेस टी रहेगी, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे इसकी विड्थ ज़्यादा है, धीरे धीरे इसकी विड्थ क्या हो रही है, कम। तो अगर मैं इस विड्थ को B2 मान लूँ, इस विड्थ को B1 मान लूँ, और इस बार की जो लेंथ है, जो रेक्टेंगुलर मेरे पास टेपरिंग बार, इसकी लेंथ को मैं L मान लूँ, और इसमें यदि मैं कोई P फोर्स अप्लाई करता हूँ तो उसकी वजह से जितना डिफ्लेक्शन आएगा वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होगा, PL log E B2 अपॉन B1 डिवाइड बाई ET B2 माइनस B1। तो ये दोनों बार का आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। अब हम और भी बार्स के लिए देखेंगे। जो सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा था ये किसके लिए होता है, सिंपल बार के लिए। मान लीजिए अपने पास कोई सिंपल बार है और उस बार में यदि हम कोई एक्सटेंशन फोर्स या कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो टेंशन फोर्स हो सकता है या कंप्रेशन, तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा वो हमें इस फॉर्मूले से पता लगता है, जो है PL अपॉन AE। तो अब हम डिफरेंट टाइप्स की अब कंपोजिट बार के बारे में बात करते हैं कि कंपोजिट बार में जो डिफ्लेक्शन होता है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कंपोजिट बार को समझते हैं कि कंपोजिट बार होती क्या है। देखिए, दो डिफरेंट टाइप्स की बार को, जिनका एरिया अलग है और जिनका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग है, उनको हम रिजिडली इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं कि उनमें होने वाला जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं इस कंपोजिट बार की बात करूं तो मान लीजिए हम इसमें कोई P फोर्स अप्लाई करें, इस बार में P फोर्स यदि हम अप्लाई करें तो दोनों का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग है, साथ ही दोनों का डिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में जो फोर्स है, फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मान लीजिए एक बार में हम P1 फोर्स मान ले, दूसरी में हम P2 फोर्स मान ले, तो वो टोटल फोर्स P के क्या होगा, इक्वल होगा। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब बार को हमने रिजिडली एक साथ कनेक्ट कर दिया है तो उसमें जो होने वाला डिफ्लेक्शन है, मतलब बार 1 में एंड बार 2 में जो होने वाला डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अगर मैं बात करूं बार 1 में डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 हो, और अगर बार 2 जो नीचे वाली बार जो आपको दिख रही है इसमें होने वाला डिफ्लेक्शन डेल्टा 2 हो, तो मैं डेल्टा 1 की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं कि इसमें जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, P1, इसकी लेंथ कितनी है L, और एरिया कितना है A1, और इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है E1। ध्यान रखिए ये जो डिफ्लेक्शन हम निकाल रहे हैं, जो अभी लास्ट में हमने फॉर्मूला देखा था PL अपॉन AE, उसी से हम निकाल रहे हैं। अगर मैं डेल्टा 2 की बात करूं, मतलब कि बार 2 में कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो इसमें फोर्स कितना आ रहा है P2, उसकी लेंथ कितनी है L, और उसका एरिया कितना है A2, और उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है E2। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि या तो P1 की वैल्यू P2 की टर्म्स में निकाल सकते हैं या P2 की वैल्यू P1 के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो हम एक बार दोनों ऐसा करके देखते हैं। यदि मैं यहाँ से P1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा मेरे पास, P2 इधर है तो ये A1 E1 ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A1 E1 डिवाइड बाई A2 E2। ठीक है, या हम यहां से ऐसा भी कर सकते थे कि हम P2 की वैल्यू निकाल लेते, तो P2 की वैल्यू P1 की टर्म्स में क्या हो जाती, P1 A2 E2 डिवाइड बाई A1 E1। तो हम दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज ले सकते हैं, या तो हम P1 की वैल्यू निकाल सकते हैं या हम P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें करना क्या है, ये जो अपने पास फॉर्मूला गिवन है इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम P1 की वैल्यू रख के P2 की वैल्यू निकाल ले, क्योंकि P1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पूरा जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P एंड P2 में, और हम वहां से P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे हम इसमें पुट करते हैं P1 प्लस P2 इक्वल्स टू P में, यहाँ पे हम P1 की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, P1 की जगह मैं लिखूंगा P2 A1 A1 डिवाइड बाई A2 E2 प्लस P2 इक्वल्स टू P। हमने इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू रखी है, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब देखिए यहां से मैं अगर P2 कॉमन लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, A1 E1 डिवाइड बाई A2 E2 प्लस 1 इक्वल्स टू P मेरे पास यहाँ पे बचेगा। अगर मैं इसको और सोल्व करूंगा तो और सोल्व करने पे मेरे पास आ जाएगा P2 इक्वल्स टू A1 E1 प्लस A2 E2, एलसीएम क्या आ जाएगा, A2 E2। P मेरा यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ पे P कैसा रहेगा, मल्टीप्लाई में रहने वाला है।
इक्वल्स टू पी। अगर मैं यहां से P2 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से मेरे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी P A2E2, ये ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा A1E1 प्लस A2E2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो P2 की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आई, तो P2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अगर मैं P1 की वैल्यू निकालता तो P1 की वैल्यू के लिए मैं क्या करता, P2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देता, तो P1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती, P1 की वैल्यू मेरे पास हो जाती, यहाँ पे क्या हो जाती, P1 इक्वल्स टू P A1E1 डिवाइड बाई A1E1 प्लस A2E2। अब देखिए हमें यहाँ पे तो हमें तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी थी, तो डिफ्लेक्शन क्या था, डेल्टा 1 निकालो या डेल्टा 2 निकालो, क्योंकि हमारे पास P1 की वैल्यू भी पता है और P2 की वैल्यू भी पता है। हम इसी से सेम P1 की वैल्यू भी तो निकाल सकते थे, यहाँ P2 की जगह हम ये वैल्यू रखते तो इसी तरीके से हम P1 की वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो P1 की वैल्यू अपने पास क्या आती, P1 की वैल्यू भी इस तरीके से अपने पास आ जाती, P1 इक्वल्स टू P A1E1 डिवाइड बाई A1E1 प्लस A2E2। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाती, P1 की वैल्यू। अब हमें तो केवल डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन ये भी सेम, दोनों में सेम है, तो P1 L A1E1, या तो हम इसको यूज में ले सकते हैं या हम इसको यूज में ले सकते हैं, तो इसको यूज में लेते हैं तो क्या होगा P1 L A1E1। अब इसमें हम क्या करेंगे, P1 की वैल्यू रखेंगे। P1 की वैल्यू अपने पास क्या है, P1 की वैल्यू अपने पास ये है P A1E1 डिवाइड बाई A1E1 प्लस A2E2। ओके, ये हमारे पास हमने किसकी वैल्यू रख दी, P1 की। उसके बाद क्या आएगा L और A1E1। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, PL अपॉन A1E1 प्लस A2E2। तो ये अपना जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, PL अपॉन A1E1 प्लस A2E2। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा कंपोजिट बार के लिए। आप इसी फॉर्मूले को यहां पे भी कर सकते थे, आप इसमें अगर लिखते P2L अपॉन A2E2 तो भी अपने पास सेम फॉर्मूला आता। तो हम फाइनली जो फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पे थोड़ा आपको एक्स्ट्रा समझा दिया है। तो कंपोजिट बार के लिए जो डिफॉर्मेशन होगा या डिफ्लेक्शन होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू PL अपॉन A1E1 प्लस A2E2। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है जिसको हमें याद करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है आपको कंपोजिट बार का समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट, मतलब कि अगर किसी बार पे कितना डिफ्लेक्शन आ जाएगा उसके सेल्फ वेट की वजह से। तो अगर देखिए मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन भी समझा देता हूँ, काफ़ी आसान है। तो देखिए अगर मैं किसी बार में dx एक एलिमेंट लेता हूँ, dx उसका पार्ट लेता हूँ, तो उसके नीचे, इस dx के नीचे ये जो आपको वेट दिखाई दे रहा है ये कुछ ना कुछ वेट होगा, इसकी वजह से इस dx में कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। अगर मैं इस बार की बात करूं तो मान लीजिए इसका यूनिट वेट को हम गामा से लिखते हैं, ये इसका मान लीजिए यूनिट वेट है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और तो देखिए इस dx के नीचे का पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया, और दिस हाइट, जो ये जो x हाइट तक ये dx एलिमेंट है इसका वॉल्यूम होगा। तो हम क्या सीख सकते हैं, हमने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा 0 से L तक, 0 से L तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इस dx बार के लिए इस वेट का क्या इफेक्ट आएगा, तो वो देखिए अगर मैं इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस पार्ट का वॉल्यूम होगा a इंटू एक्स, और इसका यूनिट वेट कितना है, गामा, तो गामा इंटू a इंटू एक्स, और dx एलिमेंट किसकी लेंथ है, डिवाइड बाई AE, क्योंकि PL अपॉन AE होता है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो a से a तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, गामा को हम बाहर ले सकते हैं, और 0 टू L x dx, यहाँ पे E भी बाहर आ जाएगा। तो ये अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा E x स्क्वायर अपॉन 2।
और यहाँ पे हम लिमिट की जो वैल्यू है उसको रख देंगे तो क्या आ जाएगा, गामा अपॉन ई एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, और इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। तो ये अपने पास सेल्फ वेट की वजह से कितना डिफॉर्मेशन आएगा, कितना डिफ्लेक्शन आएगा, उसका क्या है फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात देखना चाहते हैं। हमने अभी जो इनिशियली बात किया था, हमने देखा था कि अगर किसी बार में P फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है वो कितना होता है, सॉरी हाँ, तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है वो कितना आता है, डेल्टा। और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पी एल अपॉन ए ई से। किससे डिनोट करते हैं, पी एल अपॉन ए ई से हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यही है, इसका डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको रफ कर देते हैं, वैसे आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सेल्फ वेट की वजह से किसी बार में कितना डिफ्लेक्शन होगा वो हम उसके यूनिट वेट की वैल्यू पता हो, उसकी लेंथ की वैल्यू पता हो और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पता हो तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सेल्फ वेट की वजह से कितना आया, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। अब देखिए अगर मैं क्या करूं, इस गामा को अगर मान लीजिए इस पूरी ये जो मेरे पास बार है इसका वेट W होता, क्या होता, इसका वेट W होता, तो हम इसको कैसे डिनोट करते, इस वेट, इसको गामा को W में हम कैसे कन्वर्ट करते, गामा तो इसका यूनिट वेट है, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, इसका वॉल्यूम कितना होगा, L इंटू ए। तो हम इसको AL से मल्टीप्लाई करते तो हम नीचे भी हमें क्या करना पड़ता, AL से मल्टीप्लाई करना पड़ता, साथ ही यहाँ पे क्या है L स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, W, क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं, या अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, W। और देखिए एक L से हम एक L को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, WL अपॉन 2AE। ठीक है, अब मैं ऐसे बोलूं कि किसी बार पे यदि मैं W फोर्स अप्लाई करूं तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा, WL अपॉन ए, P की जगह W रख देंगे, WL अपॉन AE। अब आप यहां पे देखिए क्या एक रिलेशन देख सकते हैं। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ वेट की वजह से और ये जब हम किसी बार पे W फोर्स अप्लाई करें उसकी वजह से। अब इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आप देख सकते हैं, क्या होगा, देखिए अगर मैं किसी बार पे W फोर्स अप्लाई करता हूं तो उसकी वजह से होने वाला डिफ्लेक्शन कितना है, WL अपॉन AE। अब देखिए अगर किसी बार का वेट W है तो उसकी वजह से उसमें होने वाला डिफ्लेक्शन कितना है, WL अपॉन 2AE, मतलब इसका आधा। WL अपॉन AE का आधा क्या होगा, WL अपॉन 2AE। तो अब हम क्या समझ सकते हैं कि सेल्फ वेट की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है किसी बार में, अगर उसका वेट W है तो उसमें आने वाला जो डिफॉर्मेशन है या डिफ्लेक्शन है वो आधा होगा यदि हम उसी बार पे W फोर्स अप्लाई करें, तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा उसका क्या होगा, आधा होगा। कब, सेल्फ वेट के अंदर। तो आप यहां से देख सकते हैं ये दोनों रिलेशनशिप। तो आप क्या देख सकते हैं कि कोई बार है उस पर यदि मैं W फोर्स अप्लाई करूं तो उससे जो डिफ्लेक्शन होगा तो उसी बार का सेल्फ वेट की वजह से, उस फोर्स की वजह से, उस W की वजह से होने वाले डिफ्लेक्शन का आधा होगा। तो उम्मीद है आपको ये रिलेशनशिप काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा कि किसी ऐसी बार में जो ट्राइंगुलर हो, टेपरिंग ट्राइंगुलर, मतलब कि वो धीरे धीरे उसकी डायमीटर क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसमें सेल्फ वेट की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आएगा। तो उस बार का हम डायग्राम देख सकते हैं कि ये मेरे पास उसका डायग्राम है। इस टाइप की बार में जो सेल्फ वेट के कारण डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, हमने जस्ट इससे पहले देखा है कि जो नॉर्मल बार होती है सर्कुलर, उसमें कितना होता है, तो उसमें कितना होता है, गामा L स्क्वायर अपॉन 2E। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 1/3 अप्लाई करना है। तो देखिए सेल्फ वेट की वजह से किसी ट्राइंगुलर टेपरिंग बार में जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, 1/3 गामा L स्क्वायर अपॉन 2E, मतलब उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा उसका 1/3 यहाँ पे होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये सभी समझ में आया होगा। अब हम जो अपना अगला टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, इक्विवेलेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिट बार के बारे में, क्योंकि कंपोजिट बार में हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम सबसे पहले कंपोजिट बार को देखते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि कोई कंपोजिट बार है,
तो कंपोजिट बार का मतलब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि दो ऐसी बार होगी जिनका एरिया अलग होगा, जिनका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग होगा। यदि अब हम ऐसा सोचना चाहिए कि इस पूरी कंप्लीट बार का एक इक्विवेलेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम एक्सप्लेन करना चाहे तो वो क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं इस बार की बात करूं तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होने वाला है वो क्या होगा, PL/AE। क्या होगा, PL/AE। अब देखिए, अगर मैं एरिया की बात करूं तो हम एरिया को तो क्या लिख सकते हैं, A1 + A2। टोटल जो एरिया होगा वो क्या होगा, दोनों बार का एरिया को मैं कंबाइन कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, PL/A1 + A2। अब मैं देखिए इस बार का एक ऐसा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना चाहता हूं कि जो इक्विवेलेंट हो पूरी बार का, वो जो पूरी बार अगर इसको मैं एक बार मान लूं तो इसका एक अकेला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट। क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि कोई भी, देखिए जब कभी भी हम सिंपल बार का निकालते तो क्या होता है, फोर्स, लेंथ, एरिया एंड उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इस पूरी बार का एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखना चाहूं तो वो क्या होगा। तो एक ही जगह तो मैं एरिया तो कंबाइन कर दिया, लेकिन इस बार का पूरी का एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसको हम क्या बोलेंगे, E इक्विवेलेंट। अब देखिए ये मेरा क्या था, डिफ्लेक्शन था, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। और हमने जस्ट अभी पहले यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे हमने देखा कि जो कंपोजिट बार है उसमें डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है PL/A1E1 + A2E2। ये उसका क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये डिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा, ये डिफ्लेक्शन इक्वल होगा PL/A1E1 + A2E2। अब आप यहां से देख सकते हैं कि जब दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो ये वाला इसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं A1 + A2 E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू A1E1 + A2E2। और मैं यहां से E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, A1E1 + A2E2 डिवाइड बाई A1 + A2। तो ये हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा किसी भी कंपोजिट बार का। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के लिए अलग अलग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व देखे। उसके बाद हमने बार्स में किस टाइप के डिफॉर्मेशन आते हैं, किस टाइप का डिफ्लेक्शन आता है, अलग अलग बार्स के लिए हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज को स्टडी किया। ये सभी फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में हम टेम्परेचर से किस प्रकार का इफेक्ट होता है उन सभी को हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे, और लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को एंड भी करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी तरफ से जो वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच।